हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है जैसे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्वेश्चंस में हम सारे ले रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वाड्रिलेटरल्स पे डिस्कस कर रहे हैं। पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो, रोम्बस के क्वेश्चंस भी अभी आगे हम करने वाले हैं। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़े हैं, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, उन सब के बारे में डिस्कस होना जरूरी है और होगा भी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था भाई। और इसी में आप पाइथागोरस थ्योरम भी सीख गए, क्यों, है ना। पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोग सीख गए हो। चलो, एक क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने वो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, और आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन किया भी हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आ डायगोनल एंड साइड, ठीक है, डायगोनल एंड साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, कि जो रोम्बस की डायगोनल्स और साइड इक्वल है। तो डायगोनलों की विकर्ण जो एक छोर से दूसरे छोर को मिलकर विकर्ण होता है, बी सी डी। मैंने फिगर इसलिए ऐसे बनाया था ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। आप चाहो तो मैं उसको इस तरीके से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बस करा इसलिए नहीं है बच्चों, ताकि आप लोगों को चीज समझ में आ जाए। तो अगर विकर्ण की बात करूं तो ये है, तो ये भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना इधर, और ये भी ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बट मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया ताकि आप लोगों को चीजें समझ में ज्यादा आसानी से आ जाए। तो इसमें सबसे पहले जो गिवन है उसके बारे में लिखते हैं कि भाई डायगोनल ऑफ साइड एंड रोम्बस आर इक्वल। तो दैट मीन्स सर जो साइड्स हैं, रोम्बस की और साइड्स इक्वल होती है, ए बी, ए सी, सी डी, बी सी सब इक्वल है, और साथ ही साथ इस बार तो रोम्बस भी इक्वल है। ठीक है, तो गिवन क्या है, डायगोनल एंड साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। आपको एंगल जो मेजर ऑफ एंगल यानी कि ये जो कोण है ना बच्चों, ये आपको निकालने हैं, ये सॉरी, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल्स आपको निकालने हैं। और आपको पता है कि इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सेम वही कहानी है यहाँ पे भी। तो दैट इज, ये इक्वल है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए बी जो है बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी डी ए इक्वल है, और डी ए बी डी के, सब इक्वल है क्योंकि इनके डायगोनल भी इक्वल है बोला इन्होंने। अब बिकॉज अब यहाँ लिखते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है, आर इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर एबीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे कोण जो है हमारे 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और डी, ठीक है। और इसमें जो एंगल है हमारा ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सर कि ए बी डी आर इक्विलेटरल एंगल, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी मिलके 60 डिग्री बना रहा है। इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों आपके 60 डिग्री के। फिर मैं बोलूंगा सिमिलरली बी सी डी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल बी सी डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी आपका क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीडी आर नहीं, एबीडी एस, ठीक है। बीसीडी भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल सही, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का मतलब क्या है बच्चों, बीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ये बी सी सी डी के बराबर है, और सी डी जो है आप देख सकते हैं
इसके बराबर है। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं सर ये भी आपका कितना हो जाएगा 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होती हैं चीजें, मानते हैं इस बात को। ठीक है सर, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर है चीजें, ये भी क्लियर है चीजें। ठीक है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी ये चीज हो गई। नाउ अब क्या है जी, अब बताएं अब क्या है। अब आप इसमें एक चीज देखिए, 60 हो गया। ठीक है, बट हमको तो सर एंगल ऑफ रोम्बस बताना है। इसको आप, अच्छा हमने लिखा नहीं तो देयरफॉर एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल्स टू, अब सर यहाँ भी एंगल बी है, यहाँ भी आप एंगल सी, तो दो बार एंगल बी। तो ऐसा करते हैं पूरा नाम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना, आप समझो। क्योंकि कौन सा एबीसी का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले एंगल बी ए डी 60 डिग्री हो जाएगा, बी ए डी 60 डिग्री हो जाएगा। या आप लिख लो एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी डी, बराबर एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी डी ए या ए डी बी, कुछ भी आप लिख सकते हो, बराबर 60 डिग्री। जिस एंगल के बारे में हम बात करते हैं, जैसे बी डी ए, वो बीच में आना चाहिए, मैं इसको ए डी बी भी बोल सकता था। ठीक है, वो दोनों ही बात सही है। फिर इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जी। फिर हम लिखेंगे सिमिलरली एंड ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी आप देख सकते हैं, ट्रायंगल बी सी डी में एंगल, ट्रायंगल बी सी डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें नाम लिख लो आप बी सी डी, एंगल बी सी डी, बी सी डी, फिर एंगल सी डी बी, फिर एंगल सी बी डी, ये भी आपका 60 डिग्री है, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फिर हमको क्या बोला, हमें तो भाई ये बोला इन्होंने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपको क्या बताने, ये रोम्बस के आपको एंगल बताने। अगर मैं रोम्बस का एंगल देखूं तो यार सर ये तो 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, अब आप चाहें तो एक एंगल तो आपका 60 आ गया, अब आप चाहें तो एडजेसेंट एंगल से भी निकाल सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप यहां देख सकते हैं, देख सकते हैं एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी बराबर 60 प्लस 60 है, और एंगल ए बी डी, ठीक है, और सी बी डी, कौन सा एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं, पूरा एंगल ए बी सी बना रहे हैं जी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल ए बी सी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल मिलके दोनों क्या बना रहे हैं, ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो गया। एंड ए बी, और आप बोल सकते हैं अगर ए बी सी 60 है, सॉरी 120, क्या बोल रहा हूं मैं, मिलके 60 प्लस 60 120 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब यहां देखें ए डी सी बी, ए डी सी बराबर है एंगल ए बी सी के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस इक्वल होते हैं सर, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस हैं तो इक्वल होंगे, तो देयरफॉर एंगल ए डी सी भी आपका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, एंगल ए बी सी भी 120 आ जाएगा, एंगल ए डी सी भी 120 आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए डी सी भी 120, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यही आपका यहाँ पे क्या है, दो एंगल आ गए, और एंगल ए और एंगल सी भी आपको पता ही है। एंगल अगर मैं बोलूं बी ए डी, और मतलब आप सिंपल लिख दो डी आ गया, बी आ गया, एंगल ए और एंगल सी भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमने रोम्बस के चारों एंगल्स यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिए। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बढ़िया था। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ वन एनवेलप requires a 20 centimeter by 5 centimeter piece of paper, how many envelopes can be made out of a sheet of paper 100 centimeter by 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर एक एनवेलप रिक्वायर्स है 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर पीस ऑफ पेपर, तो आपसे पूछ रहे हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 100 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर। तो चलिए क्या ही बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो, कि एनवेलप है। अब एनवेलप लिफाफा, जो आपको पता है लिफाफे की बात यहाँ पे हो रही है। एन एनवेलप रिक्वायर्स 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर पीस ऑफ पेपर। ठीक है, अगर एक एनवेलप मुझे बनाना है तो मुझे 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का कागज का टुकड़ा चाहिए। मान लेते हैं मेरे को इतना टुकड़ा चाहिए एक एनवेलप बनाने के लिए। ठीक है, इसको बोला 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का मेरे को एक लिफाफा बनाना है, तो मुझे इतना कागज का टुकड़ा चाहिए पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी एनवेलप्स, ऐसे कितने एनवेलप्स बन जाएंगे। एक शीट है पेपर की जो 100 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर की है, यानी कि मेरे पास एक बड़ी शीट है, ये बड़ी शीट है मेरे पास। ठीक है, बड़ी शीट है और ये है जी आपकी 100 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर लॉन्ग मेरे पास ये शीट है। इस शीट से मेरे को छोटे छोटे एनालिसिस बनाने, तो कितने बन जाएंगे, तो कैसे पता करोगे। तो सबसे पहले सर मेरे को ये पता लगना चाहिए कि जो छोटा एनवेलप मैं बना रहा हूं कितना एरिया ले रहा है। तो सर ये 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का एरिया ले रहा है, और इसके पास टोटल कितना है, यानी कि इससे मैं अगर निकालना चाहूं तो छोटे छोटे कितने टुकड़े निकाल सकता हूं। इससे अगर मैं निकालना चाहूं तो छोटे छोटे कितने टुकड़े निकाल सकता हूं, ये इस तरह के है ना, ये इस तरह के, ये इस तरह के कितने टुकड़े हम एनवेलप के निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता होना पड़ेगा कि इसी इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, बड़े शीट ऑफ पेपर का फैलावट कितनी है, कितने पेपर निकाल सकते हो, यानी कि मुझे इसका एरिया चाहिए होगा और इसके एरिया से और मुझे इसका एरिया भी चाहिए होगा। तो दोनों के एरिया को मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरे को नंबर ऑफ एनवेलप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप मान लो एक बड़ा जार है, ठीक है, बड़ा जार है, इसमें एक बार में 100 टॉफी आती है। कितनी टॉफी आती है, 100 टॉफी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसको हमें खाली करने हैं छोटे छोटे डब्बों में, और एक डब्बे को रिक्वायर है, एक डब्बे के अंदर 5 टॉफी आ पाती है, बस 5 टॉफी आ पाती है। तो ऐसे मुझे कितने डब्बे लगेंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसे आपको कितने 20 डब्बे लगेंगे, है ना। तो अगर मैं 10 का हेर फेर करूं, मतलब अगर हम इसको 50 रखें कि 50 टॉफी आती है, ठीक है, पूरे डब्बे में 50 टॉफी और एक डब्बे में 5 टॉफी आ पा रही है, तो बताओ ऐसे कितने डब्बे लगेंगे। तो आप बोलोगे सर 10 डब्बे लगेंगे, है ना, 10 डब्बे लगेंगे। नंबर ऑफ डब्बे कितने हो जाएंगे, 10, यानी कि क्या क्या आपने 50 डब्बे, पूरा एरिया मतलब पूरी टॉफी 50 आ रही है इसमें, और इसमें कितनी आ रही है 5, तो डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी लगेगा। तो अब देखें इसमें लिखना कैसे। तो इफ वन एनवेलप, ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ एनवेलप, डायमेंशन फॉर एनवेलप कितना है जी, एनवेलप की डायमेंशंस कितनी है, रिक्वायर्स लेंथ 20 सेंटीमीटर मान लो, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर मान लो, तो आपको एरिया ऑफ एनवेलप मिल जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ
यानी 20 इंटू 5, एरिया की बात करें 25 या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या है, एरिया ऑफ क्या चाहिए, एक एनवेलप जो लिफाफा है इतना एरिया लेता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। नाउ डायमेंशन ऑफ शीट, शीट की डायमेंशन क्या है जी, तो जो शीट है सर वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर लंबी और 75 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है। तो एरिया ऑफ शीट कितना हो जाएगा, इसकी टोटल फ्लाई वाट कितनी है, आप बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ 100 इंटू 75, तो 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे तो चाहिए नंबर ऑफ एनवेलप, राइट, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एनवेलप। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एनवेलप आपको अगर चाहिए कितने एनवेलप आपके बन पाएंगे, नंबर ऑफ एनवेलप आप बोल रहे हैं ना, तो सर एरिया ऑफ शीट का कितना एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन एनवेलप, ठीक है। तो एरिया नंबर ऑफ एरिया ऑफ शीट कितनी है जी, सर एरिया ऑफ शीट हमारे पास 7500 और इसका कितना है जी 100 है सर, 2 से 2 जीरो कट गया, यानी कि 75 एनवेलप्स आपके बनेंगे। कितने, 75 लिफाफे आप बना के इसमें सकते हैं ना, 2 से 2 जीरो कट गए तो आप 75, तो 2 से 2 जीरो कट गए बचा कितना 75, तो कितने बनेंगे सर 75 एनवेलप बनेंगे, ठीक है। इससे कितने एनवेलप बन जाएंगे, 75 एनवेलप बन जाएंगे। आई बात समझ में, चलिए चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच 26 centimeter long and 10 centimeter broad will be required to lay a footpath 260 centimeter long and 50 centimeter wide। देखिए प्यारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 26 सेंटीमीटर लॉन्ग, आई थिंक 26 है क्या है ये, मेरे को ही अपनी राइटिंग समझ तब बेकार लिखा है क्या, 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर ब्रॉड। ब्रिक मतलब पता है आपको, ईंटें, कि सर कोई ईंटें हैं, ठीक है, ईंट को ईंट का कलर देते हैं, इस तरह से ईंट है जो 26 सेंटीमीटर और लंबी 26 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है, 26 और 10 सेंटीमीटर चौड़ी विल बी रिक्वायर्ड टू ले अ फुटपाथ 260 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि ये ब्रिक्स फुटपाथ रास्ता बना रहे हैं, और जो रास्ता हम बना रहे हैं ना सर, जो रास्ता हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सीधा से रास्ता बना है, इसमें हमें इससे हमें रास्ता बनाना है। अब रास्ता जब इससे बनेगा, ठीक है, आप एक बार बताओ, जब रास्ता बनेगा हम इन ईंटों को उठाएंगे, ठीक है, तो ईंटें लगती रहेंगी ऐसी ऐसी ईंट, ये रास्ता बन रहा है तो ईंट इस ईंट से रास्ता बनाना है, और जो ईंट से रास्ता बनाना है ना जी, जो ईंट से रास्ता बनाना है वो रास्ता जो आपको बनाना है वो 260 सेंटीमीटर आपका लंबा होना चाहिए और 15 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। यानी इस तरीके से ईंटें जोड़ जोड़ के आपको वो रास्ता फुटपाथ आपको बनाना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन हो गया, ये आप होमवर्क के लिए बहुत इजी कर सकते हैं। तो यानी कि कितना एरिया ये ब्रिक जो है कितना एरिया ले रही है, पहले तो आपको ही पता करना पड़ेगा,
ठीक है। और जो आपका फुटपाथ का एरिया है, जहां आपको रास्ता बनाना है, उसका एरिया कितना है, इसकी फैलावट कितनी है जी, एरिया मतलब फैलावट, ये कितनी फैलावट ले रहा है, तो इसका एरिया निकालोगे, कितनी फैलावट ले रही है, फिर एक ईंट कितनी फैलावट ले रही है, इसका एरिया निकालोगे, फिर आपको वही डिवाइड करना है, बड़े से छोटे को डिवाइड करना, आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आपको यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, राइट। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।